नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना अधिकतर महिलाओं को ही करना पड़ता है, इसलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं और इसको पारित भी किए गए हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं, क्योंकि घर के लोग ही पीड़ित पर हिंसा करते हैं। तो घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध हो। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे माता पिता या भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे पति, ससुराल, अपने साथी से लिव इन रिलेशनशिप या फिर दूर की रिश्तेदारी का कोई संबंध हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या महिला हो सकते हैं। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसकी एक बड़ी वजह होती है महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कराई जाए, उसकी सही जानकारी नहीं हो पाती है। दूसरी कारण ये भी होता है कि घर के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज करने की चुनौती रहती है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिनियम 2005 मौजूद है। इस कानून के तहत अगर घरेलू हिंसा का शिकार है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। घरेलू हिंसा से जुड़े तमाम सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ आपको आज देंगे। हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग। डॉक्टर गर्ग आपको घरेलू हिंसा से जुड़ी तमाम जानकारी देंगी। आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 012061279767। इसके अलावा एक और नंबर 012061279768। इन नंबर्स पर कॉल करके आप घरेलू हिंसा से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे हम घरेलू हिंसा को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है, घरेलू हिंसा क्या होती है? जैसे इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, इसको और एक्सप्लेन किस तरह से आप करेंगी? पूजा जी, किसी भी महिला के साथ अगर कोई शारीरिक हिंसा कर रहा है या पे हमला करता है या किसी भी तरह के बल का प्रयोग करता है या उससे अपशब्द का इस्तेमाल करता है, उसके आत्मसम्मान को हानि पहुंचाता है, उसका तिरस्कार करता है, या समझ लें अगर कोई हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है तो किसी भी तरह का उस पर दबाव डालता है या उसका अपमान करता है केवल इस कारण कि उसका कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है, या बच्चा है तो वो लड़का नहीं हो पा रहा है, या किसी भी तरह का आर्थिक इकोनॉमिक कोई ऑफेंस करता है, उसको उसके खर्चे के हिसाब से पैसे नहीं देता, या अगर वो महिला खुद कमा रही है तो उसकी सारी सैलरी खुद अपने पास रखकर उसको उस सैलरी यूज करने का या करने का हक नहीं देते। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो घरेलू हिंसा का पार्ट है और घरेलू हिंसा कहलाती है। बिल्कुल, ये तो रही कि घरेलू हिंसा होती क्या है। अब स्वाति जी, घरेलू हिंसा की शिकायत किसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है? क्या क्या इसमें लोग आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है, किसके खिलाफ दर्ज हो सकती है? इस एक्ट के अंतर्गत, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसको शॉर्ट में हम कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो है ये एक्ट, इसके अंतर्गत अगर देखें तो शुरुआत में केवल एक वयस्क पुरुष के खिलाफ ये शिकायत की जा सकती थी, पर 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, एक जजमेंट आया, के अंतर्गत एक महिला हर उस इंसान के खिलाफ ये शिकायत कर सकती है जो उसको घरेलू हिंसा का शिकार बना रहा है, चाहे वो उसका पति हो या वो बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ रिलेशनशिप में रह रही है, या कोई एक महिला जिसका बेटा उसके साथ घरेलू हिंसा करता है, या एक बहन जिसका भाई उसके साथ घरेलू हिंसा करता है, यहाँ तक कि एक वाइफ, एक बहू जिसके सास ससुर नंद कोई भी अगर उसके साथ घरेलू हिंसा करता है तो उसके खिलाफ वो कंप्लेंट दर्ज कर सकती है इस एक्ट के अंतर्गत। बिल्कुल। अब अगर हम स्वाति जी बात करें, पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है, चाहे महिला हो या कोई भी पीड़ित हो, उसको यही नहीं पता होता कि उसको शिकायत दर्ज कैसे करवानी है। उसको ये तो पता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे खिलाफ अत्याचार हो रहा है, लेकिन शिकायत कहाँ पर, कैसे करें, ये जरा बताइए। 2005 का जो ये एक्ट बना है, इसको बहुत ही वाइड कवरेज दी है, काफी व्यापक है ये एक्ट, और इसमें काफी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो भी पीड़िता है
वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन देखें, वेबसाइट देखें, तो नेशनल या स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अंडर एक शिकायत कर सकती है। किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके वो महिला शिकायत कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को नियुक्त किया है। उन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास जाकर भी घरेलू हिंसा की शिकायत की जा सकती है। या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जिनका आप पता या जिनका आप नंबर ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। आपके एरिया का सर्विस प्रोवाइडर कौन है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है। अगर आपको इन सब चीजों को भी फाइंड आउट करने में तकलीफ हो रही है, तो जो भी आपके एरिया का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, वहां पर जाकर भी आप घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, जब घरेलू हिंसा की हम शिकायत की बात कर रहे हैं तो उसमें स्वाति जी प्रोटेक्शन ऑफिसर भी एक रोल होता है, ये कौन होता है, क्या इनका रोल रहता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। ये ऑफिसर वो ऑफिसर्स हैं जो कि जनरली आमतौर पर महिलाएं होती हैं। इनको महिलाएं इसलिए खास तौर पे तैनात किया जाता है ताकि कोई भी महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है वो एक खुलेपन से इनके साथ इनके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स जो है इनको बता सके। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये हर डिस्ट्रिक्ट पे अपॉइंटेड होते हैं। जनरली जैसे कहा कि मैंने लेडीज होती हैं ये, और जब भी किसी महिला को किसी भी तरह की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पति द्वारा हो या उसकी सास द्वारा हो या उसके पिता के द्वारा ही क्यों, भाई का या उसका बॉयफ्रेंड, ऐसे हालात में वो इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अप्रोच कर सकती है। और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की जो कंप्लेंट है उसको एक फॉर्म नंबर 1 होता है जो कि EIR का होता है, उस पर एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट दिया गया है, उस पर उसकी वो कंप्लेंट लेते हैं और उसके बाद उसको पूरी सहायता देते हैं। अगर उस सपोज कर लीजिए उस महिला को घर से निकाल दिया या उसके साथ कोई शारीरिक उसका हिंसा करी गई है, तो ऐसे में उसको चाहे शेल्टर प्रोवाइड करने की सुविधा हो या उसका मेडिकल कराने की सुविधा हो, यहाँ तक कि उसको कोई साइकोलॉजिकल हानि हुई है, मानसिक तौर पे वो परेशान है, तो उसके साथ उसकी कंसल्टेशन जो भी है, उसकी काउंसलिंग करने का जो प्रोविजन है, वो सारी हेल्प ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ऐसी पीड़ित महिला को देते हैं। ठीक है, अब घरेलू घटना की रिपोर्ट की हम बात करें डॉक्टर स्वाति, तो DIR का क्या रोल है, क्या होता है, ये कैसे दर्ज होती है, ये भी जरा बताइए। देखिए पूजा जी, DIR का मतलब होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। बेसिकली ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह की घरेलू हिंसा पीड़िता के साथ करी गई है। जी। तो ये DIR होने का राइट या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को है या सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ये भी स्टेट के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। ये दोनों एक फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, DV एक्ट में नंबर 1 है, जिसमें इस DIR का प्रारूप या जिसे कहते हैं फॉर्मेट आपको दिया गया है। उसमें काफी सारे बॉक्सेस होते हैं, प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन होती है, बॉक्सेस होते हैं जिसके अंडर आपको या तो टिक करना होता है या आपको बताना होता है कि घरेलू हिंसा कहाँ हुई आपके साथ, डेट मेंशन होगी, क्या इसने करी, इस तरह का एक फॉर्मेट, प्री फिक्स्ड प्री डिसाइडेड फॉर्मेट है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर आपकी जो भी पीड़िता उनको अप्रोच करती है अपनी शिकायत लेके, उस कंप्लेंट को वो उस DIR फॉर्म में डालते हैं। अब पीड़ित की अगर हम अधिकारों की बात करें डॉक्टर स्वाति, तो पीड़ित के अधिकार क्या होते हैं, उन अधिकारों को वो कैसे जान सकती है, क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसको करना चाहिए, ये ज़रा जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं खास तौर पर, वो सुने और अपने अधिकारों के बारे में जाने कि उनके अधिकार आखिरकार क्या हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये एक बहुत ही वाइड कवरेज का एक्ट है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोटेक्शंस हैं, बहुत सारे अधिकार हैं जो एक पीड़िता को दिए हुए हैं। अगर हम बहुत डिटेल में सेक्शन में ना भी जाएं कि कौन कौन से सेक्शन है, मोटे तौर पर हम देखें तो सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 22 तक ये सारे अधिकार एक पीड़िता को दिए हुए हैं, जिसमें उसको राइट टू रेजिडेंस, मतलब कि जिस घर में वो रह रही है वहां से उसको बेदखल निकाला ना जाए, राइट टू मेंटेनेंस, कि उसका जो रोज का खर्चा है, कोई भी स्पेशल टाइप का उसका खर्चा है, उसके बच्चे का खर्चा है, वो उसको दिलाया जाए। कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक पीड़िता केवल इस डर से शिकायत नहीं करती अपने पति के खिलाफ या अपनी सास के खिलाफ कि कहीं उसका बच्चा ना छीन लिया जाए, उसे घर से निकाल देंगे। तो कोर्ट ये इंश्योर करता है कि उसका बच्चे की कस्टडी
पास रहेगी। हम्म। इसके साथ ही हमारे को राइट टू कॉम्पनसेशन भी, अगर उसका कोई नुकसान हुआ है, चाहे वो शारीरिक या चाहे मेंटल, तो उसमें उस सिचुएशन में वो क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, और उस कॉम्पनसेशन का एक प्रोविजन दिया गया है। जी। और सबसे जरूरी जो अधिकार पीड़िता को इस एक्ट के अंदर दिया है, वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर का अधिकार, कि अगर किसी पुरुष से डर है या किसी और महिला से डर है, तो एक कोर्ट के थ्रू एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ला सकती है, जिसके अंतर्गत वो इंसान जो उसके साथ जो हिंसा कर रहा है, वो रोकता है, वो महिला के एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर नहीं आ सकता, या अगर वो बच्चा है तो उसकी स्कूल नहीं जा सकता, या अगर वो महिला कामकाजी है तो उसकी वो व्यवसाय या काम की जगह पर जाकर उसको परेशान नहीं करता। तो सबसे जरूरी जिसे मैं मानती हूँ वो है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का जो एक प्रोविजन दिया गया है, वो सबसे बड़ा अधिकार के अंतर्गत किसी भी पीड़िता को दिया हुआ। अब अगर हम पीड़ित व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर स्वाति, राहत पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में अपील कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 20 है, जिसके अंडर अगर कोई भी पीड़िता है, अगर उसको लगता है कि उसको खर्चा नहीं दिया जा रहा, तो वो सेक्शन 20 के अंडर इस एक्ट में अपना राइट टू मेंटेनेंस जिसे है वो मान सकती है। अब ये महिला कौन हो सकती है? या तो ये वाइफ होगी उस इंसान की, पुरुष की, या हो सकता है ये एक वैवाहिक संबंध की तरह एक जीवन यापन कर रही हो उसके पुरुष के साथ, जिससे उसकी शादी ना हुई, तो उस इंस्टेंस में भी उसको राइट है कि वो मेंटेनेंस मांग सके। यहाँ तक कि एक ऐसी महिला जिसका बेटा उसको ढंग से मेंटेन नहीं कर रहा है, या एक बहन जो अपने भाई पर डिपेंडेंट है, या किसी भी तरह की हिंसा झेल रही है उससे, तो ये सारी राइट मेंटेनेंस हैं जो डीपी एक्ट के अंदर दी गई हैं, जो पीड़िता अपने उसी हिसाब से मांग सकती है इस सेक्शन के। ठीक है, बिल्कुल। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी अधिकार क्या हैं और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है। इसको बताने के लिए डॉक्टर स्वाति हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति, अभी तक हमने चर्चा की कि क्या घरेलू हिंसा होती है, क्या अधिकार होते हैं पीड़ित के, क्या वो कर सकती है। अब आपसे हम जानना चाहेंगे अदालत किस तरह के संरक्षण आदेश को पारित कर सकती है, किसको संरक्षण मिल सकता है और किस तरह के आदेश इसमें पारित होते हैं? पूजा जी, इस एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 18 है, जिसके अंडर प्रोटेक्शन ऑर्डर करता है। अगर किसी महिला को ये लगता है कि उसकी जान को खतरा है, या अगर उसको इमीडिएट खतरा ना हो तो खतरे का डर ही क्यों ना, ऐसे केस में भी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है कि उसको जो भी उसका रिस्पोंडेंट है, जो भी अक्यूज्ड है, जिससे भी उसको किसी प्रकार का डर है, उसके विरुद्ध वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ला सकती है। अब ये क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं? ये हो सकते हैं कि जहां पर वो महिला रह रही है, रिसाइड कर रही है, वहां पर वो पुरुष नहीं आएगा, उस दायरे में ही नहीं आएगा। दूसरा ये है कि अगर वो महिला कहीं काम पर जाती है तो उसके ऑफिस के आसपास या उसकी प्लेस ऑफ वर्क के आसपास पुरुष नहीं आएगा, उसके पास अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ तक कि उसको किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो फोन पर ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से क्यों ना हो, किसी भी तरह का कांटेक्ट उस पुरुष को फिर वर्जित हो जाता है एज पर ऑर्डर्स। और अगर उस प्रोटेक्शन ऑर्डर को वो छुटाता है या उसको तोड़ता है, तो उस केस में सेक्शन 31 ये कहता है कि उस पुरुष को 20,000 रुपए का फाइन या फिर 1 साल तक की सजा या दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। अब दुर्व्यवहार की जो हम बात कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी बताया कि कई तरह के दुर्व्यवहार हो सकते हैं। अब इसमें वित्तीय या आर्थिक व्यवहार की हम बात करें तो वो क्या है, वो किस कैटेगरी में आता है? देखिए, आज की डेट में आर्थिक दुर्व्यवहार शायद हम लोग पहले नहीं मानते थे कि आर्थिक व्यवहार जैसी होती है, बट आज की डेट में अगर हम इस मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देखें तो एक ऐसा कंट्रोलिंग सिचुएशन पीड़िता के सामने आ जाती है जहां पर उसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से खर्चा नहीं करने दिया जाता, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उस पर रोक टोक लगाई जाती है। या कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहां हो सकता है वो महिला कामकाजी हो, वो खुद कमा रही है, पर उसको ये हक ही नहीं दिया जाता कि वो अपनी सैलरी से कुछ खर्चा कर सके। किसी भी तरह के इकोनॉमिक फॉर्म का अगर उस पर कंट्रोल लगाया जाता है पैसे से रिलेटेड, उसको इकोनॉमिक दुर्व्यवहार माना जाएगा, जहां उसको अपने जरूरत के हिसाब से और अपने मन के हिसाब से खर्चा या तो दिया नहीं जाता या करने से रोका जाता है। जी,
अब साझा घर की अगर हम बात करें तो साझा घर से बाहर निकाले जाने पर कोई क्या कर सकता है, क्या उसके पास विकल्प है, कैसे वो कानूनी सहायता ले सकता है? साझा घर जिसे हम शेयर्ड हाउस भी कहते हैं पूजा जी। सपोज करिए एक महिला है जो अपने पति के साथ रह रही थी, हो सकता है वो एक जॉइंट फैमिली हो हम्म। जिसमें उसका पति के नाम पर वो प्रॉपर्टी ना हो, बट क्योंकि वो उस जॉइंट फैमिली का एक मेंबर है, इस कारण उसका राइट है कि वो वहाँ पे रहे। अब होता क्या है कि किसी भी तरह की हिंसा का अगर महिला सामना करती है और ऐसे में वो चाहती है कि भाई वो उसको रिपोर्ट करे या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करे, उसको सबसे पहला डर यही होता है कि उसके घर वाले उसे घर से निकाल देंगे। हम्म। ऐसे में इस चीज को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखते हुए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 19 कि कोर्ट ऑर्डर करेगा कि उस महिला को कोई भी उसके शेयर्ड हाउस से निकाल नहीं, और अगर किसी कारणवश वो उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रह नहीं रही या नहीं रह पा रही, तो ऐसे में पुरुष के ऊपर कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि वो उसको उसी स्टैंडर्ड का एक घर किराए पर दे, जिससे वो के ऊपर एटलीस्ट एक छत हो और वो एक सिक्योरिटी में एक घर में रह, और उसको वो राइट टू रेजिडेंस ने दिया है ऐसा। बिल्कुल। अब डॉक्टर स्वाति, लिव इन रिश्तों की जब हम बात कर रहे हैं तो लिव इन में शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होने पर क्या जो घरेलू हिंसा की शिकायत है वो उसके अंतर्गत दर्ज की जा सकती है? क्या वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? बिल्कुल, जैसे आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल विवाहिताओं के लिए ही नहीं है, ये अपितु उन महिलाओं के लिए भी है जो एक डोमेस्टिक सिनेरियो की तरह एक पुरुष के साथ एक हस्बैंड और वाइफ की तरह का रिलेशन में रह रही हैं, चाहे उनकी शादी ना ही क्यों। तो ऐसे केस में अगर उनकी शादी ना भी हुई हो और एक वो विवाहित स्थिति में रहती हैं किसी पुरुष के साथ, और उनकी लैंगिक हिंसा का या सेक्सुअल वायलेंस अगर सामना करना पड़ता है, ऐसे में वो एलिजिबल हैं कि वो इस एक्ट के अंडर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, महिला थाना या मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट लिखा सकती है। जी। अब क्या उस क्षेत्र में शिकायत दर्ज की जा सकती है जहां पीड़ित नहीं रहती हैं? वहां भी हो सकती है क्या शिकायत दर्ज? बिल्कुल हो सकता है जी। इस एक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो जहां अब्यूजर यानी कि जो भी हिंसा कर रहा है उस महिला के खिलाफ, जहां वो रहता है या काम, या फिर जहां वो महिला रहती है या काम करती है, या फिर वो जगह जहां वो डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट हुआ है, जैसे घरेलू हिंसा जहां एक्चुअली हुई है, इन सारी जगहों में किसी भी जगह के ऊपर ये रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। अब रिपोर्ट दर्ज कराने की बात जब हम डॉक्टर स्वाति कर रहे हैं तो ऑनलाइन दर्ज भी रिपोर्ट्स होती हैं, तो क्या घरेलू हिंसा की शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। इस प्रोविजन को इस तरीके से बनाया गया है, इतनी कवरेज दी गई है कि एक महिला अपने घर पे बैठकर भी इस इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की उन पर भी ये प्रोविजन होता है। फोन नंबर्स भी अवेलेबल हैं। 1901 की एक डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्टिंग के लिए एक फोन नंबर आपको अवेलेबल है, आप उस पर भी ये रिपोर्ट फाइल कर सकती हैं। कारण ये है कि जो एक महिला ऑलरेडी घरेलू हिंसा से ग्रस्त है, उसके लिए हर वक्त ये हर समय पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती कि वो घर से निकलकर किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाकर अपनी रिपोर्ट लिखा सके। हो सकता है किसी भी कारण उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, या उसको मौका नहीं मिल रहा, या हो सकता है लॉक करके रखा हुआ। ठीक है। अब घरेलू हिंसा का जो भी सामना कर रहा है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, बड़ा जनरल सा सवाल है डॉक्टर स्वाति, ये कि जो भी इसका सामना कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या उसके पास विकल्प है, क्या वो कर सकती है, क्या उसे करना चाहिए? देखिए, घरेलू हिंसा का जो भी महिला सामना कर रही है, उसको सबसे पहले अपने अंदर इतनी हिम्मत जगानी होगी कि वो ये उसके साथ जो हिंसा हो रही है उसकी रिपोर्टिंग करे। क्योंकि अगर वो ये सोचती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जनरली अगर हम डेटा देखें, क्योंकि स्टडीज हुई हैं इस कॉन्सेप्ट पर, इस टॉपिक पर, तो यही दिखाती हैं कि एक महिला अगर पीड़ित होती है तो दिन ब दिन उसके साथ जो हिंसा हो रही है वो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। जो भी पुरुष उसके साथ हिंसा कर रहा है, चाहे पिता हो, पति हो, भाई हो, बेटा हो, उसकी हिम्मत समय के साथ बढ़ेगी। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि शायद समय के साथ ही ठीक हो जाएगा, उसको अकल आ जाएगी,
वैसा नहीं है। जब तक कहीं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल दबाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो दबाव प्रोटेक्शन ऑफिसर का हो, चाहे कोर्ट के ऑर्डर का हो, चाहे पुलिस का हो, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल दबाव नहीं पड़ेगा तब तक वो शायद सुधरे ना। और हो सकता है एक समय ऐसा आए जब आप रिपोर्ट करने लायक भी ना रहे, आपके साथ इतना इतना कुछ हिंसात्मक हो जाए कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाने के लायक भी ना रहे। तो जब आपको लगता है कि आपके साथ भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो घरेलू हिंसा का रूप ले रहे होंगे, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली आप उसको रिपोर्ट करें, चाहे प्रोटेक्शन ऑफिसर के करें, चाहे महिला थाना अप्रोच करें, चाहे कंपनी फॉर विमेन जगह जगह उनके ऑफिस है वहां जाएं, या आप ऑनलाइन उसकी रिपोर्टिंग करें, या आप टेलीफोन के थ्रू करें, या फिर आप अगर कोर्ट में भी करना चाहते हैं तो उस हालत में प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको पूरा सहयोग दें अपना, जी। कि वो आपकी कंप्लेंट एक प्रॉपर फॉर्मेट में जज तक पहुंचा सके। अब पीड़ित किस तरह की जो आर्थिक या वित्तीय राहत है वो दावा कैसे कर सकते हैं इसको लेकर, और क्या घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये भी आता है कि वो ऐसा दावा कर सके कि उसको वित्तीय सहायता मिले, आर्थिक मदद उसको मिल पाए? बिल्कुल बिल्कुल, सेक्शन 20 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी अगर नुकसान पहुंचे या किसी भी चीज की उसको पैसे की जरूरत है किसी भी कारणवश, तो वो सेक्शन 20 के अंदर जो भी ये अगर आप एक मजिस्ट्रेट के सामने अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डालते हैं तो इस एक्ट के मुताबिक सेक्शन 12 में जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि उसके अंदर आप उस कंप्लेंट के अंदर क्या मांग रहे हैं। अगर आप कोई पैसों की राहत चाहते हैं, मॉनेटरी रिलीफ जिसे आप कहते हैं, या आप कॉम्पनसेशन चाहते हैं, या आप अपने बच्चों की कस्टडी चाहते हैं, या आप प्रोटेक्शन चाहते हैं पुरुष के खिलाफ जो आप पर हिंसा करते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया आप राइट टू डिफेंस चाहते हैं कि आपको ये इंश्योरिटी चाहिए कि आप घर से निकाल ना दे, ये सारे ही प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ ये सारे ही प्रोटेक्शन अंडर दिए हुए हैं जो आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट है उसके अंडर ही आप मांगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, घरेलू हिंसा से जुड़ी तमाम जानकारी आपने पहुंचाई और बड़े विस्तार से आपने समझाया कि कितना ज़रूरी है अपने हकों को, अपने अधिकारों को पहचानना हर एक महिला के लिए या हर एक पीड़ित के लिए जो इससे जूझ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़कर आपने इस विषय पर चर्चा की। तो घरेलू हिंसा से जुड़ी कानूनी जानकारी में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।